Good morning student. Today we continue lecture that is based on cell और सेल में एक सेल ऑर्गेनेल्स को ले रहे हैं, न्यूक्लियस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी इसके पहले अपन जो है माइक्रो बॉडीज वगैरह को डिस्कस किए थे, जैसे पैराक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम और स्फेरोसोम को डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आज एक दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स जो कि मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, उस सेल ऑर्गेनेल्स को अपन जो है डिस्कस करेंगे और उसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, तो न्यूक्लियस बोल रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस को देख रहे हैं कि न्यूक्लियस में क्या क्या फीचर है और क्या क्या कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हो, डायरेक्टर ऑफ सेल भी बोलते हो, हेडक्वार्टर भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस ही ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो हर एक सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, या यूं कहे कि सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो ये सही होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस को, ठीक है। तो देखते हैं हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के बारे में देख रहे हैं, एक मैं डायग्राम बना दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। और देख रहे हैं न्यूक्लियस को, अगर मैं कोई सा भी एक सेल बना दूं, ठीक है, तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होगा। कई बार मैं सेल का डायग्राम बना, इसको आप नहीं बनाएंगे, ठीक है। और ये सेल है, सेल वॉल नहीं है तो एनिमल सेल होगा। और दिस वन इज न्यूक्लियस, दिस वन इज व्हाट, न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है। और इसी को अपन जो है न्यूक्लियस बोल रहे हो, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोल रहे हो तो आप समझ पा रहे हो कहां पे न्यूक्लियस का पोजीशन है। और इसके अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल रहे हो, तो वो तो क्रोमैटिन, क्रोमैटिन बोल रहे हो। क्या बोल रहे हैं, क्रोमैटिन, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और फिर इस तरीके का अमॉर्फस स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट रहता है, जो बिना मेम्ब्रेन बाउंडेड है। और दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस बोल रहे। तो न्यूक्लियस के बारे में आप देख रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट जो है अपन न्यूक्लियस के बारे में लिख रहे हैं। पहले तो मैं न्यूक्लियस का डायग्राम बना दे रहा हूं, कुछ रफ आइडिया माइंड में आया कि न्यूक्लियस में क्या क्या होंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या, क्रोमैटिन होगा, और क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा, और क्या होगा, ये पोर जो दिखाई दे रहा है ये पोर होगा। और इसका खुद का जो है लिक्विड मटेरियल होगा, जिसको कैरियोप्लाज्म बोल रहे हो, ठीक है। तो उस चीज को मैं एक लोकेशन दिखा दिया सेल के अंदर कहां पे है, ठीक है। अब मैं इसी न्यूक्लियस को बाहर बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। इसी न्यूक्लियस को अपन जो बाहर बना के दिखा रहे हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इस तरीके का न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है,
क्रोमेटिन को मैं थोड़ा छोटा कर दूं यहाँ। चलो ठीक है, मैं क्रोमेटिन को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बाकी आप जो है देख लो। न्यूक्लियस को यहाँ लिखें, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस वन इज, ठीक है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हो, तो अपन बोलो क्रोमेटिन। सबसे बाहर से अपन जो है चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे इसको क्या बोलो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियस, तो अपन बोल रहे हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इसी का दूसरा नाम क्या बोल रहे हो, तो बोलते हो कैरियोथिका। कैरियो का मीन्स न्यूक्लियस ही होता है, कैरियोथिका बोल रहे हैं, कैरियोथिका। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कैरियोथिका बोल रहे हो, ठीक है। आप याद रखना, यहां से क्वेश्चन आया है कैरियोथिका से, ठीक है। दो, अब ध्यान से देखो, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच के, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या बोलते हो, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। तो आप यहां पे बोर्ड पे देखो, इसके दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच के गैप को या स्पेस को क्या बोल रहे हो, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दिस वन इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोल रहे हो। पेरी न्यूक्लियर स्पेस का जो थिकनेस है, विड्थ है, कितना है, तो अपन बोल रहे हो 10 to 50 नैनोमीटर विड्थ है, ठीक है। जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस का जो चौड़ाई है या विड्थ है वो 10 to 50 nm है, नैनोमीटर है, ठीक है। nm में लिखा हूं। और उसके बाद देखो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं रहता है, यहाँ पे गैप जो है प्रेजेंट रहता है। दिस गैप, बोर्ड पे देखते रहो आप ध्यान से, दिस गैप इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। क्या बोल रहे हैं अपन, न्यूक्लियर पोर बोल रहे हैं। एक क्लियर हुआ आपको, समझ में आया न्यूक्लियर पोर क्या है। इन लोग का फंक्शन जो है बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। न्यूक्लियर पोर, अब देखिए यहाँ पे जो इस तरीके का अमार्फस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, this structure is called nucleolus. This structure is called nucleolus. nucleolus बोल रहे हो, ठीक है। और जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमैटिन। क्या बोल रहे हैं, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमैटिन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमैटिन बोल रहे हो, ये हो गया। उसके बाद जो इसका लिक्विड है, न्यूक्लियस का जो लिक्विड है, जैसे सेल के लिक्विड को क्या नाम दे रहे थे, तो अपन बोल रहे थे साइटोप्लाज्म। क्या बोल रहे थे, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस का ट्रांसपेरेंट सेमी लिक्विड मटेरियल है न्यूक्लियस का, इस मटेरियल को क्या बोल रहे हो, तो अपन बोलते हो न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसी को अपन दूसरे नाम से बोलो कैरियोलिन, या लिख रहे हैं कैरियोलिन को बोल रहे हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा है, कैरियोलिन या न्यूक्लियोप्लाज्म का दूसरा नाम क्या है, तो बोल रहे हो कैरियोलिन, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के लिक्विड पार्ट को क्या बोलेंगे, जैसे सेल के लिक्विड पार्ट को क्या बोले, तो बोल रहे साइटोप्लाज्म, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के लिक्विड पार्ट को क्या बोले, मैट्रिक्स। क्लोरोप्लास्ट के लिक्विड पार्ट को क्या बोले थे, तो अपन बोले थे स्ट्रोमा। इसी तरीके से न्यूक्लियस के लिक्विड पार्ट को बोलते हो कैरियोलिम्ब या
न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद एक दूसरा जो है न्यूक्लियस में स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इन लोगों का फंक्शन बाद में देखेंगे अपन। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हो क्रोमैटिन। धागे की तरीके का स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक है, तो बोलते हो क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन ही रियल में मतलब जो है क्रोमैटिन का मेजर पार्ट क्या है, डीएनए है। या अगर क्रोमैटिन को डीएनए भी बोला जाए तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है इसी को क्रोमैटिन बोलेंगे। और क्रोमैटिन लेटर ऑन सुपर क्वाइल्ड होके क्या बना लेता है, तो बोलते हो क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमैटिन को बाद में देखेंगे। उसके बाद देखिए न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, तो इसके मेम्ब्रेन को बोलते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या दूसरे नाम से क्या बोलते हो, तो बोलते हो कैरियोथीका। ठीक है, कैरियोथीका दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो मतलब स्पेस है उसको बोलते हो पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और विड्थ कितना रहता है दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो गैप है वो 10 to 50 नैनोमीटर विड्थ रहता है। ठीक है, और दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को अपन बोलते हो पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं रहता है, बीच बीच में मतलब जो है गैप रहता है। इस गैप को अपन बोलते हो न्यूक्लियर पोर। क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर पोर, जो चीजों को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड में आया होगा हाँ क्या कैसे है। ठीक है, और न्यूक्लियस कहाँ पे, तो आप देख रहे हो सेल के साइटोप्लाज्म में है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा अपन लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट करके लिखेंगे, इससे रिलेटेड जो भी मतलब जो है पॉइंट है लिखेंगे। इट इज डिस्कवर बाय कौन डिस्कवर किया, तो लिख रहे हैं रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में डिस्कवर किया। इट इज डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं इट इज कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ सेल इट कंट्रोल। क्यों डायरेक्टर ऑफ सेल बोल रहे हैं, क्योंकि इस सेल की हर एक एक्टिविटी को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, इसीलिए डायरेक्टर ऑफ सेल बोल रहे हो। इट कंट्रोल all activity of cell। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट ऑल्सो कॉल्ड और क्या बोल रहे हो, तो अपन बोलते हो ब्रेन ऑफ सेल, और क्या बोलते हो हेड क्वार्टर। ठीक है, इट ऑल्सो कॉल्ड brain of cell it also called headquarter ऑफ सेल। मतलब हर एक चीज यहीं से कंट्रोल होगी। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखे अपन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, ये सब क्लियर हो रहा है सबको, सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे।
nuclear membrane is well developed nuclear membrane is well developed in eukaryotic cell in eukaryotic cell. Nuclear membrane is absent या primitive nuclear membrane या absent लिख रहे. Nuclear membrane is absent in prokaryote this condition is called न्यूक्लियोइड. ये क्वेश्चन है न्यूक्लियोइड का बोलेंगे जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, ओवरऑल न्यूक्लियस नहीं होगा, तो अपन न्यूक्लियोइड बोल रहे हो. और न्यूक्लियोइड कंडीशन कहां पे रिपोर्ट हुआ? प्रोकैरियोटिक सेल में. इट्स कॉल्ड न्यूक्लियोइड और इंसिपिएंट न्यूक्लियस. इंसिपिएंट न्यूक्लियस. नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, मैं हटा रहा हूं इन लोगों को. ठीक है. मोस्टली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है. ठीक है. लेकिन कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके एक सेल में कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो उस चीज को अपन जो है लिख रहे हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, उसी कंडीशन को लिख रहे हैं अपन. ठीक है. Mostly one cell contain single nucleus but in some organism more than one nucleus, more than one nucleus is also reported like binucleate condition, binucleate condition. बाइन्यूक्लिएट कंडीशन का एग्जांपल कहां बनेगा? तो अपन बोलो पैरामीशियम. पैरामीशियम में बाइन्यूक्लिएट कंडीशन है और पैरामीशियम का जो भी स्ट्रक्चर है ऐसे आएगा. ठीक है. पैरामीशियम का नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है पैरामीशियम का.
इस तरीके का आएगा। और ये इसका सिलिया है। ये वैक्यूल वगैरह है। वैक्यूल, और ये माउथ पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके का न्यूक्लियस है। और एक लार्जर न्यूक्लियस है, एक स्मॉलर न्यूक्लियस है, अनदर वन इज स्मॉलर। तो दो न्यूक्लियस है तो बोल रहे बाई न्यूक्लियर कंडीशन, ठीक है। और एक बड़े दिस लार्जर न्यूक्लियस इज कॉल्ड मैक्रोन्यूक्लियस। Macronucleus help in metabolism. मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा। और जो छोटा न्यूक्लियस है, स्मॉलर न्यूक्लियस इज कॉल्ड माइक्रोन्यूक्लियस। Micronucleus help in reproduction. माइक्रोन्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरीके से दो न्यूक्लियस है तो अपन बोलते हैं बाई न्यूक्लियेट कंडीशन। एक ही ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है, सिंगल सेल है प्रोटोजोआ, और इसमें दो न्यूक्लियस मिल रहा है तो बोलते हो बाई न्यूक्लियेट कंडीशन, ठीक है। तो बाई न्यूक्लियेट कंडीशन। दूसरा अपन ओपेलाइना, एक और प्रोटोजोआ, ठीक है, उसको लिख रहे हैं जिसमें मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन जो है रिपोर्ट हुआ, ठीक है। तो मैं यहां से इन लोगों को हटा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अपन जो बनाएंगे, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या आएगा, तो पहले तो ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म क्या आएगा, तो अपन बोलते हैं ओपेलाइना, सॉरी नेक्स्ट कंडीशन मल्टी न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लियाई या मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म दैट contain numerous nuclei, so it's called multinucleate condition, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहां पे रिपोर्ट हुआ, एग्जांपल कहां पे बनेगा, तो अपन बोलते हैं ओपेलाइना। ओपेलाइना भी एक प्रोटोजोआ और इसके बॉडी में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, एक ही ऑर्गेनिज्म है, सिंगल ऑर्गेनिज्म है, दैट कंटेन मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। तो अपन बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहां पे मिल रहा है, ओपेलाइना में मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूक्लियस एक भी हो सकता है और न्यूक्लियस मतलब जो है एक से ज्यादा एक ही ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, ठीक है। न्यूक्लियस उसके बाद इतना समझ में आया। उसके बाद देखते हैं कि न्यूक्लियस का पोजीशन कहां पे हो सकता है, बाहर की ओर हो सकता है, पेरीफेरी में, या सेंटर की ओर हो सकता है, ठीक है। तो अपन इसी चीज को देख रहे हैं कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस बाहर की ओर होता है, पेरीफेरी में होता है, ठीक है, ड्यू टू लार्ज सिंगल वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस जो पेरीफेरी में ढकेल दिया जाता है, जो है शिफ्ट हो जाता है पेरीफेरी में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन प्लांट सेल nucleus present on periphery due to larger vacuole,
लार्जर क्या, वैक्यूल। ठीक है, ये भी प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस हो जाएगा कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरिफेरी में रहता है लार्जर वैक्यूल की वजह से। ठीक है, ड्यू टू लार्जर वैक्यूल। जैसे अगर मैं प्लांट सेल का इस तरीके से डायग्राम बनाऊं तो न्यूक्लियस यहां पे होगा, न्यूक्लियस यहां पे होगा और यहां पे क्यों यहां पे होगा, तो लार्जर वैक्यूल की वजह से। और अपन वैक्यूल में पढ़े थे कि 90% वॉल्यूम सेल का, प्लांट सेल का वैक्यूल जो है कवर करता है। तो दिस वन इज वैक्यूल। तो वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियर क्या होगा, पेरिफेरी में शिफ्ट हो गया, यानी कि मतलब थोड़ा साइड में चला गया। तो एक कंडीशन है। नेक्स्ट, मैं डाल दूं इस डायग्राम को। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन एनिमल सेल it is present towards center due to smaller vacuole नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, अगर मान लो कि न्यूक्लियस नहीं है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हो, तो बोलते हो अन्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, इन सम मैच्योर सेल, नेक्स्ट पर लिखेंगे, इन सम मैच्योर सेल हियर न्यूक्लियस इज एब्सेंट called anucleate condition, called anucleate, anucleate, क्या बोल रहा हूं, अन्यूक्लिएट या एन्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, इन सम मैच्योर सेल हियर न्यूक्लियस इज एब्सेंट कॉल्ड अन्यूक्लिएट। एग्जांपल कहां बनेगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अन्यूक्लिएट कंडीशन रिपोर्टेड इन, मैं इस पॉइंट को डाल दूंगा, अन्यूक्लिएटेड अन्यूक्लिएट कंडीशन reported in mature RBC, रेड ब्लड कार्पोसेल, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी में इनिशियल में न्यूक्लियस रहता है, बाद में डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो मैच्योर आरबीसी एंड प्लांट का सेल है सीप ट्यूब सेल। जब अपन ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाएंगे तो अपन पढ़ाएंगे, ठीक है, फ्लोएम का पार्ट है, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, ठीक है, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो वहां पे आएगा प्लांट सेल के ट्रांसपोर्टेशन में, फ्लोएम में। जैसे ट्रांसपोर्ट प्लांट में कौन फूड का, वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, तो अपन बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो जब फ्लोएम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में फ्लोएम, तो फ्लोएम में एक पार्ट है सीप ट्यूब। फ्लोएम में 4 पार्ट होते हैं, सीप ट्यूब, तो यहाँ पे मैं लिखा कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, तो सीप ट्यूब जो है फ्लोएम का पार्ट है। आरबीसी तो आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया अनयूक्लिएट कंडीशन रिपोर्टेड इन मैच्योर आरबीसी एंड सीप ट्यूब सेल। ठीक है,
वहां पे जो है न्यूक्लियस नहीं होता है मैच्योर कंडीशन में, उस कंडीशन को बोलते हो अन्यूक्लियेट कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, सॉरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड nucleus is double membrane bound cell organelle is डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हो गए तो कौन कौन से बोल रहे हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और क्या ये न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखना, न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी ऐसे लिख रहे हैं, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER प्रेजेंट ऑन आउटर मेम्ब्रेन, ये भी क्वेश्चन आया है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन बार बार पूछा कि न्यूक्लियस के किस मेम्ब्रेन से ER जो है अटैच रहता है, कनेक्टेड रहता है, तो इनर नहीं आउटर मेम्ब्रेन से ER क्या रहता है, अटैच रहता है। ठीक है, और कौन सा ER, तो वो तो RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ER प्रेजेंट ऑन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, nucleus contain क्या क्या न्यूक्लियस में है, तो अपन बोलो न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको कैरियोप्लाज्म बोल रहे हो, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन, जो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमैटिन। न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियर कोर, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। ठीक है, आप देख रहे हो न्यूक्लियर कोर, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियर कोर, न्यूक्लियर कोर हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल like RNA, protein, amino acid, etc. It transport material, it transport material from nucleus to cytoplasm and cytoplasm to nucleus
न्यूक्लियर पोर क्या करता है, चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, कहां से, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में, ठीक है, जिसकी जैसी जरूरत पड़ती है उस तरीके से न्यूक्लियर पोर जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जैसे एक चीज का ट्रांसपोर्टेशन मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं बोर्ड पे, देखिए अगर मान लो कि मैं इसको सेल बना दिया, इसको एक सेल बोल दिया और यहाँ पे न्यूक्लियस में बना दिया, न्यूक्लियस, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमेटिन है या डीएनए है, तो मैं यहाँ पे डीएनए को बना दे रहा हूं ऐसे, डीएनए, दिस वन इज डीएनए, इसी को क्रोमेटिन बोल रहे हो। डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए फॉर्म आरएनए, क्या फॉर्म करेगा, आरएनए, और कौन सा आरएनए, तो अपन बोलते हो एमआरएनए, कई तरीके का आरएनए फॉर्म करता है। मैं एक आरएनए को बोल दे रहा हूं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, अपन पहले भी डिस्कस किए। एमआरएनए बना, कहां पे बना, तो साइटोप्लाज्म में बन रहा है, ठीक है, कहां बन रहा है, साइटोप्लाज्म में बन रहा है। एमआरएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हो, ट्रांसक्रिप्शन। तो मैं एक पॉइंट यहां पे लिख दे रहा हूं, डीएनए से आरएनए, एमआरएनए या आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हो, ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हो। इतना क्लियर हुआ, ट्रांसक्रिप्शन सिंपल, डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हो, ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हो। और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहां पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना। अब देखो क्या होता है, एमआरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर आता है, एमआरएनए ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर टू द साइटोप्लाज्म। एमआरएनए ट्रांसपोर्ट होकर कहां पे आ गया, तो अपन बोल रहे हो साइटोप्लाज्म में आ गया। कहां पे आ गया, साइटोप्लाज्म। दिस वन इज व्हाट, तो अपन बोल रहे हो एमआरएनए। तो आप यहाँ पे एक चीज देखें कि न्यूक्लियर पोर किस में हेल्प कर रहा है, चीजों के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है। देखिए आरएनए को ट्रांसपोर्ट कर दिया, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेज दिया, और ये तो साइटोप्लाज्म है ना, ये तो क्लियर है सबको यार। दिस वन इज व्हाट, साइटोप्लाज्म। तो एमआरएनए को कहां भेज दिया, साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियर पोर का एक मतलब जो है फंक्शन आप जो है देख लिए, ठीक है। तो कहीं पे भी फंक्शन लिख रहे हैं तो डायग्राम बना के भी उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब एमआरएनए पे क्या बाइंड होगा, तो अपन बोलते हैं राइबोसोम आगे बाइंड होगा, ये तो बात की बात है। और राइबोसोम जैसे बाइंड होगा उसके बाद क्या फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, तो अपन बोलते हो प्रोटीन। क्या फॉर्म होना स्टार्ट होगा, प्रोटीन, ठीक है। तो बस मेरे को दिखाने का मतलब था कि कैसे न्यूक्लियर पोर जो है हेल्प कर रहा है, न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर पोर चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ठीक है, और अगर न्यूक्लियस को जरूरत है, यहाँ पे कोई प्रोटीन है, उसको जरूरत, न्यूक्लियस को जरूरत है उस प्रोटीन की, तो उस वो प्रोटीन भी कैसा होगा, न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट होगा। यानी कि न्यूक्लियर पोर जो है न्यूक्लियस से चीजों को साइटोप्लाज्म में भी भेजता है और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में भी जो है क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर पोर का ये फंक्शन आप जो है देख लिए क्या कर रहा है, एक मैं डायग्राम से भी आपको समझा दिया। तो न्यूक्लियर पोर हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल लाइक आरएनए, प्रोटीन, अमीनो एसिड एक्सेट्रा, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, न्यूक्लियोलस के बारे में थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस के बारे में इसको हटा रहे हैं यहां से, पॉइंट लिखेंगे, इट इज विदाउट मेम्ब्रेन, इट इज विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड, it is without membrane bound cellular release, it is present in nucleoplasm, next one, it help in synthesis of
आरआरएनए, आरआरएनए के सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। आरआरएनए, आर का मीन्स क्या होता है? राइबोसोमल। कई बार लिखे अपन राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल क्या? आरएनए। इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए, ठीक है। आरआरएनए के हेल्प, आरएनए के सिंथेसिस में, आरआरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है, बिना मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेज है, ठीक है। कहां पे इसका अमाउंट ज्यादा रहता है? जो सेल ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है उस सेल में न्यूक्लियोलस का नंबर और न्यूक्लियोलस का साइज जो है वेरी करता है, बड़ा रहता है, और न्यूमरसी नंबर, ठीक है। तो उसी लास्ट पॉइंट को अपन लिख रहे हैं। न्यूक्लियोलस is large in size and more in number nucleolus is larger in size and more in number in those cells that participate synthesis of protein nucleolus is larger in size and more in number in those cells that participate synthesis of protein in large amount. That participate synthesis of protein in large amount, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोलस के बारे में थोड़ा सा था, ठीक है। नेक्स्ट अपन जो न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल सा न्यूक्लियोप्लाज्म पॉइंट लिखेंगे। इट इज ट्रांसपेरेंट, सेमी लिक्विड, fluid present in nucleus it also called karyolymph, it contains chromatin, nucleus, ठीक है। ये तो हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। ट्रांसपेरेंट, सेमी लिक्विड, फ्लूइड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इट आल्सो कॉल्ड कैरियोलिम्फ, इट कंटेन क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये समझना है। एक और जनरलाइज पॉइंट लिखते हैं मैं डाल डिवीजन ऑफ
न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा है ओलंपियाड वगैरह में। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलते हो? कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्म अगर डिवाइड हो रहा है तो बोलते हो साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकम डिसइंटीग्रेट, नेक्स्ट में लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकम डिसइंटीग्रेट nuclear membrane become disintegrate during cell division। सेल डिवीजन के टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है, गायब हो जाता है, फिर रीअपीयर हो जाता है बाद में आफ्टर सेल डिवीजन। आफ्टर सेल डिवीजन, लास्ट पॉइंट, आफ्टर सेल डिवीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन become reappear। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना आप देख रहे हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकम डिसइंटीग्रेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, आफ्टर सेल डिवीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकम रीअपीयर, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन जाता है कब? जब सेल डिवीजन पूरा हो जाता है, ठीक है। एक सेल जो था 2 सेल में डिवाइड हुआ, फिर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर जो है दोनों सेल के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया? रीअपीयर हो गया, ठीक है। तो इतना रहने दे रहे हैं, ठीक है। अपन जो है न्यूक्लियर प्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह के बारे में थोड़ा देखें और काफी जो है डिस्कस किया न्यूक्लियस को लेके, ठीक है। क्या बच रहा है? क्रोमेटिन बच रहा है। तो क्रोमेटिन को अपन जो है नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो डिस्कस करेंगे क्रोमेटिन को, और क्रोमेटिन क्या क्या कंडीशन में प्रेजेंट है, और क्रोमेटिन का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके का बना हुआ है, और क्रोमेटिन सुपर कॉइल्ड होकर कैसे क्रोमोसोम जो फॉर्म करता है, और क्रोमोसोम कितने टाइप्स है, और क्रोमोसोम का क्या मतलब है, कितने टाइप्स है, सेंट्रोमियर क्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो अपन डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप जो है इसको एंजॉय करो और काफी जो है नोट्स वगैरह जो भी बनाओ तो पॉइंट करके लिखो, ठीक है। और डायग्राम क्लियर बनना चाहिए, ठीक है। और जो भी डाउट होगा वो आप बोल सकते हैं कि हाँ, मतलब अभी तो हमको नहीं लग रहा कोई मतलब जो डाउट होगा, क्योंकि अपन जो एक्सप्लेन किए। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप जो है बोल सकते हैं कि सर एक बार और रिवाइज कर दे, या लिख के बता सकते हैं सर मेरे को ये डाउट है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।